नमस्कार दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं पृथ्वीराज रासो के महाकाव्यत्व के बारे में, अर्थात महाकाव्य की कसौटियों के बारे में। क्या पृथ्वीराज रासो कितना खरा उतरता है और कितना नहीं, आइए जानते हैं इसे डिटेल में। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की कसौटियाँ। महाकाव्य की कसौटियाँ दो प्रकार की मानी जा सकती हैं। एक है परंपरागत और दूसरी है आधुनिक। इन दोनों कसौटियों पर हम वो पृथ्वीराज रासो को परखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परंपरागत कसौटियाँ कौन कौन सी हैं। महाकाव्य की परंपरागत कसौटियाँ। सबसे पहले महाकाव्य में मंगलाचरण होना चाहिए, अर्थात किसी न किसी देवी देवता का वो वंदन, उसकी नमन होना चाहिए। दूसरा है उसका जो नायक है, उसका जो हीरो है वो धीरोदात्त, धैर्य से परिपूर्ण, उच्च कुल का होना चाहिए। उसमें कोई ना कोई रस, वीर, श्रृंगार या शांत रस होना चाहिए। मुख्य सर्ग उसमें कम से कम 8 या उससे अधिक सर्ग होने चाहिए। छंदों की विविधता होनी चाहिए, अर्थात विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग होना चाहिए। पुरुषार्थों का वर्णन होना चाहिए। पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष, इनमें से एक या अधिक पुरुषार्थों का वर्णन होना चाहिए। सज्जन प्रशंसा व दुर्जन की निंदा होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या इन कसौटियों पर पृथ्वीराज रासो खरा उतरता है। सबसे पहले मंगलाचरण। जी हाँ, पृथ्वीराज रासो में वो मंगलाचरण हमें मिलता है। दूसरा है नायक। उसका नायक धीरोदात्त, उच्च कुलीन होना चाहिए। तो पृथ्वीराज रासो का नायक भी राजसी कुल का है, क्षत्रिय है और वीर है। रस, महाकाव्य में कोई एक रस अंगीकृत, अर्थात कोई एक प्रधान रस होना चाहिए जो वीर हो सकता है, श्रृंगार हो सकता है या शांत हो सकता है। तो इसमें हमें इसका जो मुख्य रस है वो क्या है, वीर रस प्रधान यह महाकाव्य है, जिसमें हमें आत्मोत्सर्ग भी नज़र आता है। फिर अगला उसकी कसौटी है सर्ग। उसमें कम से कम 8 या उससे अधिक सर्ग होने चाहिए। और पृथ्वीराज रासो को समय में विभक्त किया गया है, सर्ग में नहीं बल्कि समय में। और इसमें वो 69 अर्थात 69 सर्ग हैं। छंदों की विविधता, विभिन्न प्रकार के छंद होने चाहिए। पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है और विभिन्न अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद को अर्थात चंद्रवरदाई को छंदों का राजा कहा है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थों का वर्णन होना चाहिए। इसमें इसमें हमें वीरोचित दायित्व नजर आता है। जब संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को वरमाला पहना देती है, तब पृथ्वीराज उससे विवाह करता है, जो उसका वीरोचित दायित्व को दर्शाता है। अर्थात उसका संयोगिता से प्रेम काम वासना नहीं बल्कि वीरोचित दायित्व को दर्शाता है। सज्जन प्रशंसा व दुर्जन निंदा। इसमें हमें सज्जन प्रशंसा व दुर्जन निंदा वो दिखाई देती है, लेकिन गौण रूप में। आइए बढ़ते हैं, अब देखते हैं आधुनिक कसौटियों पर पृथ्वीराज रासो महाकाव्य कहाँ पर टिकता है। महाकाव्य की आधुनिक कसौटियाँ। उसका कथानक उदात्त होना चाहिए, उसका चरित्र उदात्त होना चाहिए, उसका भाव उदात्त भाव होना चाहिए, उसमें उदात्त कार्य व उदात्त शैली होनी चाहिए। आइए देखते हैं अब पृथ्वीराज रासो में क्या ये सब चीज़ें हमें नजर आती हैं। पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का काव्य है। पृथ्वीराज रासो का कथानक युद्धों और लड़ाइयों से भरा हुआ है। युद्धों और लड़ाइयों से भरा हुआ है, अर्थात इस नज़रिए से इसका हमें महाकाव्यत्व की जो कसौटियों पर ये थोड़ा कमज़ोर नज़र आता है। उदात्त चरित्र। पृथ्वीराज वो वीर तो है, लेकिन उसका 14 अलग अलग रानियों से विवाह करना उसके असंयमित चरित्र को दर्शाता है। जहाँ तक प्रश्न है उदात्त भाव का, हमें इसमें वो वीरता का भाव नज़र आता है। उदात्त कार्य। अंत में वो चंद्रवरदाई व पृथ्वीराज एक दूसरे को एक दूसरे को मार देते हैं। उदात्त कार्य
अंत में घोरी को मारकर चंद्रबरदाई व पृथ्वीराज का एक दूसरे को मार देना उदात्त कार्य नज़र आता है। अब बात करते हैं उदात्त शैली की। इसमें छंदों अलंकारों का तो काफ़ी अच्छा प्रयोग किया गया है, लेकिन व्याकरणिक रूप से यह काफ़ी कमज़ोर है। इसमें किसी भी प्रकार के व्याकरण नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसे देखते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा है, भाषा की कसौटी पर कसने पर तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो प्रश्न पैदा होता है कि यह फिर किस प्रकार का महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का काव्य माना जाए। चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, घटना प्रधान या वर्णन प्रधान। चरित्र प्रधान इसलिए मान सकते हैं क्योंकि इसमें यह एक ही व्यक्ति के जीवन पर आधारित है। भाव प्रधान, इसमें वीरता का भाव जो है वो प्रधान रूप से दिखाई देता है। घटना प्रधान, इसमें बहुत सारी घटनाओं का वर्णन है। और वर्णन प्रधान अर्थात इसमें विभिन्न वर्णनों की भरमार है, जैसे युद्ध का वर्णन, आखेट यानी शिकार का वर्णन, ऋतु वर्णन, विवाह, प्रकृति, नगर आदि के वर्णनों से भरपूर है। इसे चरित्र प्रधान इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें जो है वो रामचरित मानस जैसे महाकाव्य के ना तो सूक्ष्मता है और ना ही बहुआयामिता है, इसलिए इसे चरित्र प्रधान तो नहीं माना जा सकता। फिर इसे क्या हम घटना प्रधान या वर्णन प्रधान हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी घटनाओं का वर्णन है और विभिन्न प्रकार के अलग अलग युद्धों आखेटों का वर्णन है, इसलिए इसे इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में ही रखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो है वो घटना प्रधान या वर्णन प्रधान महाकाव्य माना जा सकता है। देखने के लिए धन्यवाद।